हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का चैप्टर 5 है, ये कोल एंड पेट्रोलियम। और इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, प्लस पॉइंट्स में है और साथ ही हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो कि आपको ईजी आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स और पॉइंट्स हैं जो आपको आपके एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूं, माई ऑनलाइन क्लासरूम एक और चैनल है जहां पे आपको सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड, आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं नोट्स के साथ, प्लस एक्सप्लेनेशन भी है। तो वो उस चैनल पे भी आप विजिट करिए, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं तो प्ले लिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्ले लिस्ट ऑप्शन पे जब आप जाते हो तो आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। इसका मतलब इस चैप्टर में हम जो बेसिकली चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। अच्छा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हमारे जो गॉड गिफ्टेड हमें बहुत सारी रिसोर्सेज मिली हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। इन सबको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जो हमें कुदरती यानी कुदरत के से मिली हैं, यानी नेचर से मिली हैं। अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमारे बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब ही होता है जब कोई चीज़ आपके यूज़ में आए, यानी जिसको यूज़ करके आप कुछ फ़ायदा कमा पाओ, यानी आप कुछ पैसा कमा पाओ, जिससे अपना आप लाइवलीहुड अर्न कर सको। इस तरह के चीज़ों को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। यानी जब कोई चीज़ आपके यूज़ में आए, कोई भी नेचुरल चीज़, तो अब हम उसको रिसोर्स बोलते हैं, अदरवाइज हम उसको रिसोर्सेज नहीं बोलते, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। एक होती हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसा कि आपने पहले ही अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा। देखिए, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, तो इसमें आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल जिसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको आप दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, या तो जब इनको रिन्यू करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम इनको लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और जब से आप इनको यूज़ करते हो ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो इसको इसी वजह से इनको नाम दिया है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये जल्दी बन नहीं पाती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग है नेचुरल रिसोर्सेज। तो जान लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, पहली बात, हमारे अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जो यूनिवर्स में जो कि सपोर्ट करता है लाइफ, यानी यहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है। अब ये जो जीवन है, यानी जो ह्यूमन बींग्स जिंदा रहते हैं, और एनिमल्स, प्लांट्स, लाइफ, ये किस वजह से यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमें अच्छे से पता है ह्यूमन बींग्स जो हैं वेरियस मटेरियल्स चाहिए अपनी बेसिक नीड्स को जीने के लिए, अपनी लाइफ कंफर्टेबली जीने के लिए। लिविंग थिंग्स जो है ऑरिजिनेटेड एंड सर्वाइव ऑन द अर्थ बिकॉज। अब लिविंग थिंग्स क्यों ऑरिजिनेट हुए और क्यों सर्वाइव होते हैं अर्थ में, क्यों जिंदा हैं, तो इसके रीजंस नीचे आ रहे हैं और इसी से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखिएगा। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, तो इस तरीके के यहाँ से इस पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, ऑल द मटेरियल्स जो भी लिविंग थिंग्स को जिंदा रखने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को जिंदा रखने के लिए जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे अर्थ पे प्रेजेंट है। पहला रीज़न ये। दूसरी चीज़ ये कि अर्थ जो है बहुत अच्छे खासे डिस्टेंस पे सन से, और सन की जो आप रेज देखोगे, जो हीट है, टेम्परेचर जो है वो एकदम ठीक है, मॉडरेट है, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, यानी लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर सन के बहुत पास अर्थ होता तो शायद वहाँ पे लाइफ नहीं हो पाती। नेचुरल मटेरियल्स जो फाउंड होते हैं अर्थ पे, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, और ये भी एक तरह से ज़िंदगी जीने के काम आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्थ के चारों तरफ गैसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिन्हें हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और आपको पता है गैसेस से भी इन गैसेस में जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज़। आप देखोगे पानी, तो पानी भी एक तरह से हमारे लिए बहुत, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम वाटर यूज़ करते हैं, तो इस तरह से वाटर बॉडीज़ भी अवेलेबल हैं। इस वजह से आप कह सकते हो कि एक तरह से अर्थ एक परफेक्ट प्लेस है सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट है सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसके साथ ही अर्थ क्रस्ट का जो सबसे बाहरी लेयर है वो सॉलिड पार्ट है, और इस वजह से भी यहाँ पे लाइफ सस्टेन होती है। नेक्स्ट हेडिंग है इनएक्सहॉस्टेबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए, ये क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हैं और उनको हम जितना चाहें, ठीक है, उनको यूज़ कर सकते हैं, पर हमें याद रखना चाहिए हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। ये अनलिमिटेड है, क्वांटिटी में जितना चाहो उतना आप यूज़ कर सकते हो, बट याद रखना है इसको इतना ज़्यादा मिस यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है
एक्सॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज जो तुरंत खत्म हो जाएं यूज़ करने के बाद और लिमिटेड क्वांटिटीज़ में हैं, और नियर फ्यूचर में आप देखोगे अगर इसी तरह हम उनको यूज़ करते रहे तो वो ख़त्म हो जाएंगी एक दिन। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम एक्सॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो जस्ट अपोजिट, आप एक लर्न करो, दूसरा अपने आप ही लर्न हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल है आपके कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये देखिए कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में ही हम इस चैप्टर में ज़्यादा तक पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स। यानी इस चैप्टर पूरा बेस ही है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। देखिए जो फ्यूल्स हैं जो ऑप्टेन जो हमें प्राप्त होते हैं जब डेड बॉडीज़ यानी डेड रिमेन्स रह जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अर्थ क्रस्ट के अंदर, और बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बाद ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं से हमें फ्यूल्स प्राप्त होते हैं। कोल जो है, कोल एक हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस है जो कि ब्लैक इन कलर का होता है। कलर में आप देखो तो ब्लैक कलर का होता है। ये भी डेड रिमेन्स जो प्लांट्स के रह जाते हैं बहुत सालों तक ये ज़मीन के अंदर दबे रहते हैं, और हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है। कोल जो है वो कुकिंग फूड में इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। नेक्स्ट देखिए, जब आप कोल को बर्न करते हो, जब आप उसको जलाते हो, क्योंकि अगर आपको फूड कुक करना है तो आपको जाहिर सी बात है आग की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप इसको जलाते हो तो इससे लॉट ऑफ स्मोक, बहुत सारा धुआं निकलता है और इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। इसका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट्स में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कोयले की मदद से, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही फैक्ट्रीज़ में और स्टीम इंजन्स को रन कराने के लिए भी कोल का इस्तेमाल होता है। अक्रेंस ऑफ कोल, अगर कोल देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे कोल ज़्यादा मात्रा में है अर्थ में, इंडिया में स्पेशली तो ये वेस्ट बंगाल। पहली बात कि अर्थ के डीप अंडर सरफेस में कोल पाया जाता है, और सेकंड चीज़ कि इंडिया में ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, एमपी यानी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ कोल, देखिए कोल के भी 4 प्रकार के कोल होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, इनकी किस तरह से क्वालिटी है। तो इसमें सबसे पहला पीट, सेकंड लिग्नाइट है, थर्ड बिटुमिनस है, और फोर्थ है एंथ्रासाइड। तो इनके नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। यूजेस क्या है कोल, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूजेस क्या है, कोक, कोल गैस, कोल तार। तो इनके ये रूप है कोल का जिसका यूज़ होते हैं, और ये फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ होता है, सिंथेटिक पेट्रोल, सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाने में इसका यूज़ होता है, फ्यूल गैसेस लाइक कोल गैस, इनको बनाने में कोल का इस्तेमाल होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल देख लेते हैं किस तरह से कोल बनता है। तो कोल को बनने में एक तरह प्री हिस्टोरिक टाइम्स लगता है, अबाउट 200 से 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात की जाए तो जब ह्यूज फॉरेस्ट होते थे और ये दब जाते थे, यानी मान लीजिए फ्लड आ गई या फिर किसी भी अर्थक्वेक की वजह से जब ये फॉरेस्ट जो हैं या कट गए या फिर गिर गए पेड़, तो वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, और उसके बाद ज़मीन के अंदर हॉट कंडीशंस और ह्यूमिड वेदर की वजह से इनमें एनएरोबिक बैक्टीरिया इनको डीकम्पोज कर देते हैं, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसेस रिमूव हो जाती हैं और सिर्फ कार्बन जो है वो रह जाता है बस। तो इसी कार्बन जो है, ये जो ड्यू टू दिस कार्बन गॉट कॉम्पैक्टिव फॉर्म, और इसी कार्बन की वजह से ये स्टोनी रेजिड्यूज बन जाते हैं जिसे हम कोल कहते हैं। ये एक स्लो कन्वर्जन है वुड का, मैंने आपको बताया था वुड से, लकड़ी से ही कोल बनता है। तो ये बहुत ही स्लो कन्वर्जन होता है, लकड़ी जो है वो कोल में कन्वर्ट होती है, और ये एक पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है और बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, यानी कार्बन का बनना, यानी इस कोल का बनना, इसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि कोल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन रहता है, क्योंकि बाकी जो गैस होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो तो रिमूव हो जाती है। द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन टुक प्लेस इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस। इसके साथ ही वो पीरियड, यानी कितने सालों में ये कार्बन यानी ये जो कोल है वो बन रहा है, इसको, इस प्रोसेस को हम यानी उस पीरियड ऑफ टाइम को हम कार्बोनाइफेरस कहते हैं। वैरायटी ऑफ कोल, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। पीट देखिए, पीट जो है मैंने बताया था क्वालिटी वाइज नाम अलग अलग हैं। देखिए जो पीट होता है वो यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल है, जिसका कलर लाइट टू ब्राउन कलर तक होता है। इसमें 50 से 60% कार्बन होता है। अब याद रखिएगा, क्योंकि कोल जो है कार्बन से बना ही होता है, तो जिस कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी कार्बन की, वो बहुत अच्छे से चलेगा, हीट बहुत अच्छी से देगा, और उसके पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा। तो वो बेस्ट क्वालिटी कोल उसी को कहते हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा हो। तो याद रखें जो पीट है उसमें 50 to 60% कार्बन है, इट मीन्स ज़्यादा अच्छा नहीं है ये, और बर्न्स विद द सूटी फ्लेम। इसके साथ ये जब ये जलता है तो ये कालिक, सूटी मतलब फ्लेम, जिससे कालिक होता है ना, काला काला कालिक जैसे ये फ्लेम देता है। लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट नेक्स्ट स्टेज कार्बोनाइजेशन है पीट की, यानी पीट के बाद की नेक्स्ट स्टेज जो है कोल की वो लिग्नाइट है। इसमें 60 से 70%, देखिए रेशो आप याद रखिए, 50 से 60 पीट में होता है,
फिर 60 से 70% कार्बन लिग्नाइट में होता है। बिटुमिनस जो है वो नेक्स्ट कोल है जो हाउस होल्ड यानी घरों में यूज़ होता है ज़्यादा। ये ग्रे और ब्लैक इन कलर का होता है। इसमें 70 से 80% कार्बन होता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें 90 से 95% कोल होता है, कार्बन होता है, और ये बहुत अच्छा जलता है। इससे बहुत अच्छी हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जलने के बाद ये किसी भी तरह का रेजिड्यू यानी वेस्ट मटेरियल नहीं छोड़ता है, यानी प्रॉपर अच्छे से जलता है ये। इसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में होता है, और साथ ही रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। किस तरह से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है कोल का, जिससे कि और प्रोडक्ट्स भी प्राप्त कर सकते हो आप। तो इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो कोल का होता है वो एब्सेंस ऑफ एयर, यानी जब एयर नहीं होती उसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में इसका डिस्टिलेशन किया जाता है, यानी इसकी प्योर फॉर्म्स, इससे और भी फॉर्म्स निकाली जाती हैं। इट इज़ हीटेड टू फॉर्म 6 प्रोडक्ट्स। इसको हीट किया जाता है जिससे कि इससे 6 प्रोडक्ट्स मिल जाएँ। इसका यूज़ होता है डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आर, जैसे कोक यूज एज हाउस होल्ड फ्यूल, मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट है कोल गैस। ये भी एक हाउस होल्ड फ्यूल के रूप में यूज़ होती है, और इंडस्ट्रीज़ में भी एज अ फ्यूल यूज़ होती है कोल गैस। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सिंथेटिक नेचुरल गैस। इसके साथ ही सिंथेटिक नेचुरल गैस को बनाने में भी कोल गैस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कोल तार। कोल तार एक मिक्सचर है मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लाइक बेंजीन, टोलिन, नेफ्थलाइन एक्सेट्रा। इनको मिला के जो मिक्सचर बनता है उसको कोल तार बोलते हैं। अमोनियम कंपाउंड्स, इनका इस्तेमाल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स, डाई स्टफ्स और रेजिन्स बनाने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम का मीनिंग होता है, पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। तो एक तरह से रॉक से निकला हुआ ऑयल आप पेट्रोलियम कह सकते हो। अच्छा, ये नेचुरली अकरिंग ऑयल होता है, जिसमें मेनली आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, साथ ही आपके सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है। पेट्रोलियम और जो क्रूड ऑयल है ये ब्लैक कलर का होता है और थिक होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। एंड इट इज़ फाउंड ट्रैप्ड इन अंडरग्राउंड रॉक्स। और ये कहाँ पाया जाता है? अंडरग्राउंड रॉक्स में पाया जाता है। ऑरिजिन कैसे है इसका? तो इट इज़ फॉर्म, किस तरह से पूरा बनता है? तो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स के उससे बनता है। जब वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके जब रिमेन्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं एक जगह, टुगेदर विथ रॉक पार्टिकल्स एंड बायोकेमिकल और केमिकल पार्टिसिपेट्स, जब ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, और शैलो डिप्रेशंस, और साथ ही रॉक में जब शैलो डिप्रेशंस और मराइन कंडीशंस होती हैं, तो ये पेट्रोलियम ऑफन फ्लोट्स अबव अ लेयर ऑफ वाटर एंड इज हेल्ड अंडर प्रेशर बीनीथ द लेयर ऑफ नेचुरल गैस इन डॉम शेप्ड इम्पेरिवियस रॉक कॉल्ड रॉक कैप। तो ये देखिए जो पेट्रोलियम है, क्योंकि एक तरह से डिकम्पोजिशन के प्रोसेस की वजह से ही ये पेट्रोलियम बनता है। तो इट ऑफन फ्लोट्स, जैसे कि पानी की लेयर एकदम ऊपर आके तैरने लग जाती है, उसी तरीके से जब पत्थर के अंदर, रॉक के अंदर जब प्रेशर, हीट, टेम्परेचर की वजह से एक तरह से पूरा प्रेशर होता है, और तब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स हैं वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ये कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद ये जो पेट्रोलियम है एक तरह से जिस तरह से वाटर की लेयर ऊपर एकदम तैरने लग जाती है, उसी तरीके से ये भी फ्लोट होने लग जाता है। तो जो रॉक का कैप पार्ट होता है उसमें ये पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम, जो ये भी एकदम अर्थ क्रस्ट के एकदम डीप इनसाइड में पाया जाता है, और साथ में नेचुरल गैस भी होती है। ये जो डिपॉजिट है यूजली मिक्स विद सॉल्ट वाटर, पेट्रोलियम बीइंग लाइटर फ्लोट्स अबव सॉल्ट वाटर, और पेट्रोलियम बहुत हल्का होता है जो सॉल्ट वाटर के ऊपर तैरता रहता है। वर्ल्ड्स का फर्स्ट अगर देखें तो जहाँ पे ओशन या समुद्र का किनारा होता है तो वहाँ भी ये पेट्रोलियम पाया जाता है। वर्ल्ड का अगर फर्स्ट ऑयल वेल देखें जो कि डग हुआ था वो पेनिसिल्वेनिया में हुआ था, यूएसए में 1859 में। इंडिया में सबसे पहले जो ऑयल स्टॉक हुआ जो मिला वो मैकून में मिला, आसाम में 1867 में। अदर प्लेसेस पे भी पेट्रोलियम ऑयल हमें प्राप्त होता है, जैसे गुजरात, बॉम्बे है, इन द डेल्टास ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अच्छा, ये जो ऑयल होता है ये बहुत अंदर होता है, तो इसको ड्रिल्ड यानी निकाला जाता है डिफरेंट मशीन्स की हेल्प से। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद देखिए हम इसको भी आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, की बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है, बिजनेस पर्पज से देखो तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। अच्छा सोर्स ऑफ मनी है, इससे बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। पेट्रोलियम को इसी वजह से ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ये बहुत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से गोल्ड से बहुत इनकम आन हो सकती है, उसी तरीके से जो पेट्रोलियम है वो भी बहुत वैल्यूबल है, और इससे भी अच्छी खासी इनकम आन हो सकती है। ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स, अब देखिए ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स यानी जहाँ पे आपको लगता है कि पेट्रोलियम है जिस जगह पे, वहाँ पे कुआं खोदा जाता है, यानी ऑयल वेल्स जहाँ से आप ये ऑयल ड्रिल करोगे। तो जायंट रिग्स की हेल्प से एक होल ड्रिल किया जाता है अर्थ के क्रस्ट के इनसाइड, जैसे कुआं एकदम खोदा जाता है वैसे ही। फिर उस होल पे वहाँ रॉक
कैप पे पहुंचा जाता है जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट होता है जिस पत्थर के ऊपर। फिर नेचुरल गैस सबसे पहले क्या होता है, जब आप उसमें छेद करते हो उस पत्थर में तो नेचुरल गैस पहले निकलती है, ठीक है, ग्रेट प्रेशर के साथ। जैसे आप कभी आपने कोकोनट वाटर देखा होगा, कोकोनट जब वाटर आप उसमें होल करते हो तो एकदम से गैस निकलती है, ठीक है, प्रेशर के साथ, तो थोड़ा सा आपका जो कोकोनट वाटर होता है वो भी निकल जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझिए कि एक तरह से आपने होल किया उस रॉक में, तो सबसे पहले जो गैस होगी नेचुरल गैस, उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि अंदर बहुत प्रेशर है, तो जैसे आपने होल किया एयर को निकलने की स्पेस मिली, तो वैसे ही वो नेचुरल गैस पूरी निकल जाएगी। उसके बाद आपका जो पेट्रोलियम है वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होगा, और इसे निकालने के लिए जिस तरह से आप जो कोकोनट वाटर है उसको स्ट्रॉ के हेल्प से जिस तरह से सीप करते हो, उसी तरह से पेट्रोलियम को भी इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से पंप किया जाता है, यानी बाहर निकाला जाता है। इसके बाद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये जो पेट्रोलियम होता है इतना शुद्ध तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी बहुत सारे जो अदर मिक्सचर्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। तो अब जो है पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, यानी इसे शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम देखिए किस किस चीज़ का मिक्सचर है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, तो इस वजह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें अलग करना ज़रूरी होता है अगर आपको शुद्ध पेट्रोलियम चाहिए। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग उनका बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, यानी हर एक कंपोनेंट का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब आप पेट्रोलियम को हीट करोगे तो एक एक बॉइलिंग पॉइंट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट मिलता जाएगा, और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से इनको अलग कर दिया जाता है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका मतलब जिस तरह से हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स जो हैं उनके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स का जो प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा करते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक पूरा का पूरा सिलेंडर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे अलग से पाइप्स लगाए जाते हैं, और जब इस पेट्रोलियम को हम हीट करते हैं, जब इसको एक तरह से रिफाइन कर रहे हो आप इस प्रोसेस में, तो बॉइलिंग पॉइंट्स की हेल्प से जैसे वो एक पर्टिकुलर 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने गर्म किया, तो जो भी कंपोनेंट है वो एक अलग पाइप से निकल जाएगा, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो कंपोनेंट अलग डिपोजिट हो जाएंगे, वो कंपोनेंट भी यूजफुल ही होते हैं। उसके बाद अलग उस पर तो फ्रैक्शनल वे पे ये डिस्टिलेशन होता है, और ये सारा काम रिफाइनरी में होता है, यानी एक ऐसी यूनिट जहाँ पे रिफाइनरी का वर्क होता है उसे रिफाइनरी कहते हैं, जहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वर्क होता है। इसके बताते हैं नेचुरल गैस। तो देखिए नेचुरल गैस है तो नेचुरली अकरिंग मिक्सचर होते हैं गैसेस का ये। इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं पोरस छेद वाले हल्के हल्के, उनमें ये नेचुरल गैस पाई जाती है। और कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। इसमें मीथेन, प्रोपेन, इथेन और ब्यूटेन भी जो है वो मिली होती है, मिक्स होती है। फाउंड के ये कहाँ कहाँ पाई जाती है नेचुरल गैस, तो ये मुंबई हाई, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा में, इंडिया में ये जगहों पे नेचुरल गैस पाई जाती है। इसका यूजेस क्या है, इसका यूज़ एज अ फ्यूल यूज़ होता है, सीएनजी कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस के रूप में इसका यूज़ होता है, जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है। रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज़ होता है, और ये बहुत अच्छी सोर्स है हाइड्रोजन और कार्बन की भी। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए जिस तरह से हमने समझा कि इन्हें कितनी मेहनत लगती है, इनको बनने में एक तो बहुत टाइम लगता है, प्लस इनको ड्रिल करने में बहुत मेहनत लगती है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। तो मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पास ये रिसोर्सेज ना हो, तो इस वजह से जैसे इंडिया प्रोड्यूसेस, इंडिया का देखो आप तो सिर्फ 30% ऑफ पेट्रोलियम जो है डेट वी नीड, तो बहुत ही कम प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है डेड ऑर्गेनिजम्स को कन्वर्ट होने में, कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो इस तरह से मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लगना, और जिस तरह से यूज़ हम करते हैं इतना ज़्यादा, तो क्योंकि बनने में बहुत टाइम लग रहा है और यूज़ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, तो जब ये इस तरह का रेशो हो तो समझ जाइए कि चीज़ों को आपको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए वो कितनी वैल्यूबल है ये आपको समझ जाना चाहिए। अच्छा, इनको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, इन सबको बनाने में भी इन तरह के कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। फॉर एनर्जी नीड्स, अगर हमारी और एनर्जी नीड्स हैं तो क्यों ना हम जो अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जैसे सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, क्यों ना उससे प्राप्त करें हम अपनी एनर्जी को, क्योंकि ये तो हमारे पास अनलिमिटेड है। तो हमें थोड़ा सा फोकस इन चीज़ों पे करना चाहिए ताकि उनको ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है इनको थोड़ा टाइम मिल जाए रिकवर होने में, बनने में। अच्छा, दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट एंड ए सिमिलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसके साथ ही जब हम इस तरह के सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे बेटर इन्वायरमेंट के लिए भी है, क्योंकि इससे कम पॉल्यूशन होता है, और साथ ही ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो जिस तरह से टेम्परेचर इतना हाई होता जा रहा है दिन पे दिन, वो भी कम हो जाएगा।
तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।